नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 12 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को हल करेंगे, उनके साथ साथ उसका विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हु हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर बाय आरबीआई टू प्रमोट अवेयरनेस अगेंस्ट बैंकिंग फ्रॉड। बहुत तरह के बैंकिंग फ्रॉड या साइबर फ्रॉड्स होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे गरीब लोगों का पैसा लूट लिया जाता है उनके जो है अकाउंट से। तो इस तरह की चीज़ें कैसे रोकी जाए, इसको लेकर एक तरह का जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। तो इस बार एक नए बंदे को इसको एम्बेसडर बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है? अक्षय कुमार, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। सही आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। आपको पता है जब से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत में जेवलिन में, तो स्टार बन चुके हैं। अब इनके इस स्टारडम का फ़ायदा उठाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, इनको अवेयरनेस कैंपेन के साथ जोड़ा है। जो क्या करेंगे वो अवेयरनेस फैलाएंगे कि कैसे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखा जाए, कैसे किसी भी तरह के अगर कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ ऐसे होती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो इस तरह के कैंपेन ये चलाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि एथलीट कैटेगरी में जो है भारत ने, एथलेटिक्स कैटेगरी में भारत ने कोई गोल्ड मेडल जीता हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त, उस दिन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तय किया कि उस दिन हम जेवलिन थ्रो डे मनाएंगे। तो ये भी सम्मान इनको मिला है। इसके अलावा बहुत सारे अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इनको कैश प्राइजेस को देने की भी घोषणा की। हरियाणा सरकार ने एक ग्रेड की नौकरी यानी कि आईएएस के बराबर की एक नौकरी देने का भी वादा किया है। ये सब तो चीज़ें इनके बारे में था। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई के जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है बच्चा? भारत का केंद्रीय बैंक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये भारत का इंडियन सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो बैंकों का बैंक होता है, यानी कि बैंकों को ये रेगुलेट करता है, बैंकों को क्या करता है? नियमों में बांधता है। अगर भारत में किसी भी तरह के जो बैंकिंग नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। तो ये इसकी परिभाषा हुई। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसका इतिहास, तो कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में जाके इस्टेब्लिश हुआ था। और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था आरबीआई एक्ट। और ये कब पारित हुआ था? 1934 में। ये भी पूछा गया कि आरबीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? 1934 में। एक्ट 1934 में पारित हुआ और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1935 में। तो आरबीआई को जो भी शक्तियां दी गई हैं सरकार की तरफ से, वो सारा का सारा विवरण कहाँ पे है? इसी कानून में है, इसी अधिनियम में, इसी एक्ट में है। ठीक है, इसके अलावा जो पूछा जाता है कि क्या कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई का हेड कौन होता है? वहाँ का गवर्नर होता है। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ये एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बनते हैं? सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर जो होंगे आरबीआई के, सीडी देशमुख। और इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इनके प्रेजेंट गवर्नर हैं, वर्तमान के इसके गवर्नर हैं। जब शुरुआत हुई थी आरबीआई की, तो इसका एक हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। बाद में इसे 2 साल बाद मुंबई यानी उस समय के बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 से लेकर अब तक भारत में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को इसीलिए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो वित्तीय कंपनियां हैं, फाइनेंशियल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा जब ये बनाया गया था, तो ये आरबीआई किसके लिए बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार छोड़ के चली गई थी भारत को आज़ाद करके। तो आज़ादी के बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है, यानी राष्ट्रीयकरण होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में कब लिया था? 1949 में। क्लियर है? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना के क्रियान्वयन में 7 पुरस्कार जीते हैं? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वन 7 अवार्ड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन स्कीम? वन धन स्कीम एक जो है केंद्रीय योजना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसे कई सारे राज्य अपने अपने क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं। तो उसके क्रियान्वयन में, उसके एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन में किस राज्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करके अवार्ड जीता, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या है? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। ये न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वंदन स्कीम है क्या, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में, इसका हिंदी में बता दूंगा कि वंदन स्कीम देखो क्या होता है कि
इसे किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मंत्री ने, जनजातीय मामलों के मंत्री। तो इस समय अगर आपको पूछे 2018 में ये लॉन्च हुआ था, इस समय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? क्या आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है, यानी यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कौन है? तो केंद्रीय जनजातीय मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए वो कौन है बच्चा? अर्जुन मुंडा जी है। कौन है? अर्जुन मुंडा। क्लियर है? अर्जुन मुंडा जी झारखंड से सांसद हैं, ये इस मामले के मंत्री हैं। तो इस अभियान को, यानी कि ये वन धन स्कीम कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिफेड। किसके द्वारा? ट्रिफेड के द्वारा। 2-3 दिन पहले हमने आपको ट्रिफेड पढ़ाया था, याद करो। ट्रिफेड का फुल फॉर्म था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि अगर जो भी जो जंगल हैं, जो वन क्षेत्र हैं, और जहाँ पे वो आदिवासी रह रहे हैं, तो आदिवासी क्या करते हैं? वहाँ के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं। बहुत क्या वन उत्पाद जो उसकी खेती करते हैं, या वन उत्पाद जो उसका गैदरिंग करते हैं, उसको वाजिब दाम दिलाना, मार्केटिंग एक्सेस दिलाना, उनको प्रमोट करना, ये सारा काम क्या है? ट्रिफेड करती है। तो समझ में आया? तो जनजातियों को उनके जो उत्पाद हैं उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का काम कौन करती है? ट्रिफेड। तो ट्रिफेड और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने मिलकर इसे 2018 में लॉन्च हुआ। तो एग्जाम में पूछा वन धन स्कीम कब आई थी? 2018 में। कौन लॉन्च करता है? जनजातीय मामलों के मंत्री, साथ ही साथ ट्रिफेड। क्लियर है? काम क्या है? वही सीधी सी बात है, वन धन, जो भी उत्पाद है, वन उत्पाद, उनको कैसे जो है मार्केट एक्सेस कराया जाए। मार्केट एक्सेस करा के उनको बेहतर दाम मिले, बेहतर दाम मिलने के साथ साथ जो है इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के आदिवासियों के कल्याण के लिए, समझ में आया? जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लाई गई थी। उद्देश्य क्या है? समझ में आ गया? कैसे काम करेगा? उनके जो माइनर फूड प्रोडक्ट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको मार्केट एक्सेस उपलब्ध करेगा ट्रिफेड, और इस तरह से उनकी आय को बढ़ाने का एक काम किया जाएगा। ठीक है? अब हुआ क्या है? जो वन धन विकास योजना है या वन धन स्कीम है, ये स्कीम 2018 से चल रही है। तो नागालैंड आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। माइनॉरिटी, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल जो है मेजॉरिटी क्षेत्र है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो नागालैंड इस योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए उसको 7 अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से कैटेगरी में मिले ये सब नहीं पूछा जाएगा, किस राज्य को मिले हैं ये अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ये असम से अलग किया गया था। आपको दिख रहा है, ये आपको नागालैंड दिखा आपको? बिल्कुल, ये रहा। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है? ऊपर से देखते तो ये मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ, और इधर क्या है? म्यांमार है। ठीक है? नागालैंड में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी चलती रहती है, अलगाववाद के मुद्दे चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, वो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, उनका संगठन जो है NSCN है। एग्जाम में शायद आप लोगों से ना पूछा जाए। ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरे हैं। ठीक है? तो इनको बातचीत के ज़रिए या इनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हीं की भाषा में सेना के द्वारा ये सब अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है? तो नागालैंड कोहिमा इसकी राजधानी है। स्थापित कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। और इनके CM हैं नेफ्यू रियो। क्या है? नेफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर है RN रवि। और यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है एनटांकी। क्या? एनटांकी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। ये एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है? नागालैंड में इसके अलावा और भी कोई चीज़ है नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है? एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है वो ये है कि यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, उसका नाम है सारामती। ठीक है? सारामती वहाँ की हाईएस्ट पीक है। एग्जाम में पूछ लेगा। नागा हिल्स में पाई जाती है सारामती, इज़ द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड। ठीक है? तो ये थी नागालैंड की बात। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कि हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली इशूड ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? तो एक इंडेक्स जारी हुआ है, एक सूची जारी हुई है कि किसी देश में यूथ को डेवलप होने का कितना अच्छा माहौल है, मतलब युवा कितने अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं, शिक्षा में, रोजगार क्षेत्र में, समाज में, राजनीति में, हर तरह के क्षेत्र में कैसे तरक्की कर रहे हैं, इसी को लेकर एक सर्वे हुआ है। और इसमें आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत को जो है कौन सी रैंक मिली है। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको B कर लीजिएगा। 122वीं रैंक मिली है। क्या मिली है? 122वीं रैंक। यहाँ इसको मैं करेक्ट कर दूंगा अपलोड करने के बाद। 122वीं रैंक मिली है। ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है? 122वीं रैंक। और देख लेते हैं, इंडिया रैंक्स 122
122nd ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन एक खुशखबरी ये है कि 2010 से लेकर 2018 के बीच में यूथ का जो सबसे अच्छे तरीके से विकास कर रहे हैं उनमें टॉप 5 देशों में भारत है। उसमें अफगानिस्तान है, इंडिया है, रशिया है, इथोपिया है और बर्किना फासो है। ये अफ्रीका की एक कंट्री है, ये दोनों अफ्रीका में है, इथोपिया और बर्किना फासो। ठीक है, तो पिछले 10 साल में सबसे अच्छे तरीके से यूथ को जो मैनेज किया है वो भारत उनमें टॉप में है। लेकिन वास्तव में अभी जो अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो हम 122वें नंबर पे हैं, यानी काफ़ी पीछे है, काफ़ी हमें काम करना है। अगर इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें सबसे ऊपर कौन है जो ग्रोथ को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उनको माहौल दे रहे हैं, तो देख लेते हैं। हिंदी वाले में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश वाले में शायद नहीं मिला है। तो स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क और सिंगापुर, ये चारों तो यूरोप के देश हैं और सिंगापुर एशिया के देश है। तो यूथ डेवलपमेंट में इनका योगदान बेहतरीन है, यानी ये टॉप के कंट्रीज़ हैं। और जबकि चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर अभी भी अंतिम स्थान पर है। अफगानिस्तान ने प्रोग्रेस भले दिखाई है लेकिन अभी भी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल है। क्लियर है? तो ये इंडेक्स के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको भारत की रैंक याद होनी चाहिए 122, और टॉप रैंक कौन है? स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया। और सबसे नीचे कौन सा है? यहाँ पर लिखा होगा क्या? नाइजर। नाइजर अंतिम स्थान पर है। ठीक है, नाइजर, स्लोवेनिया और इंडिया का रैंक, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में मोदी जी ने किस चीज़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन ऑन विच आर्टिकल टू बी सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन। और उसका सही आंसर क्या है? पाम ऑयल। ठीक है, पाम एक प्रकार का बीज होता है। ठीक है, उसकी खेती बीज नहीं, फल टाइप का होता है, उसकी खेती होती है और उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तेल जो निकलता है, उसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का एडिबल ऑयल है। एडिबल मतलब खाद्य तेल। कई तरह खाद्य तेल होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है यानी कि सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर है जो है, इस तरह के तेल होते हैं। तो पीएम मोदी अनाउंसेस पाम ऑयल इनिशिएटिव टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल। समझ में आया? तो पाम ऑयल भारत में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले खाद्य तेलों में भारत है। ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस इतना समझिए कि हम क्या करना चाहते हैं। पाम ऑयल के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इसके लिए 11,000 करोड़ का क्या किया गया है, निवेश किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल 2025 से 26 तक पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन रखने का लक्ष्य रहेगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो रटने लगो, सिर्फ ये पता होना चाहिए मिशन किसके लिए है? पाम ऑयल। ये है पाम ऑयल, देख रहे हो, एक फल है। ठीक है, यहाँ से तेल निकलता है। ठीक है, तेल तो आपका भी निकलता होगा पढ़ाई करते समय फिलहाल। ठीक है, और एक यहाँ से कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन में भारत में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पाम ऑयल के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अभी पाम ऑयल के जो जो डिमांड है पूरी करने के लिए क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब आयात करते हैं। तो हम किस देश से ज़्यादा आयात करते हैं ये नहीं पूछा जाएगा। पूरी दुनिया में सर्वाधिक पाम ऑयल का उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया। कौन करता है बच्चा? इंडोनेशिया है। याद करो, पढ़ाया था। इसमें 3 द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। इसके प्रधानमंत्री का नाम हमने बताया था आपको, यहाँ के क्या कहते हैं कि राजधानी जकार्ता है, ये आपको बताया था। करेंसी रुपया है, इंडोनेशियन करेंसी रुपया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 है और दुनिया में इंडोनेशिया। समझ में आ रहा है? तो भारत इसकी खेती को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल जो भी किसानों को ज़रूरत पड़ेगी वो सरकार मदद करेगी। अगला क्वेश्चन आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने के लिए यूनिसेफ ने किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ पहल की है? यूनिसेफ has recently launched an initiative with which social media company to promote safe online environment for children। ठीक है, तो बच्चे जानते ही हो आपका आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ऑनलाइन कनेक्टेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इस तरह के कंटेंट ना हो जो बच्चे जिसको देखकर या जिसको कंज्यूम करके दिक्कत में आए, इस तरह की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ये क्या संस्था अभी बताएंगे। तो ये फेसबुक के साथ मिलकर इस तरह का कैंपेन वो शुरू किया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए फेसबुक के साथ, या एग्जाम में फेसबुक से पूरे रिलेट करके यूनिसेफ के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर
ये एक निर्णय लिया कि हम कैंपेन करेंगे जिससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जा सके डिजिटल ऑनलाइन, ठीक है, उनको अच्छे कंटेंट मिले, गंदे कंटेंट ना मिले, तो इस तरह की चीज़ें होती है। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनिसेफ जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, समझ में आया? इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन की ढेर सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती है। जैसे FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, रोम में हेडक्वार्टर है, ठीक है। WTO है, ठीक है, WHO है, ये सब, और यूनिसेफ है, ये सब क्या है? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी, किसी खास क्षेत्र में ये ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में बच्चों के जो अधिकार हैं, जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके डेवलपमेंट पर फोकस करना, यही इसका काम है। इसके लिए क्या करती है? फंड जारी करती है। समझ में आया? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद रखना, हेडक्वार्टर पूछा जाता है यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और स्थापना कब हुई थी? 1946 में। उद्देश्य क्या है? बच्चों को जो भी ज़रूरत है किसी भी तरह का, वो उसको प्रमोट करना, उसके बारे में रिपोर्ट करना, यही सब काम है यूनिसेफ का। तो आज 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो होपफुली समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लिंक PDF का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। आप और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना है।